सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है विक। ही इज अ प्रोडक्ट लीड एट एटलासियन एंड अलॉन्ग विद दैट ही हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स टू लैंड देयर फर्स्ट जॉब। सो हाय विक। Hi Tanay, how are you? हाय विक। सो हम इस एपिसोड की जो शुरुआत है आपके इंट्रोडक्शन से करेंगे, ताकि जो ठीक है। भी ऑडियंस इस एपिसोड को देखेगी ही वुड हुँ, अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ एपिसोड इट इज गोना बी। ठीक है। तो लाइक आई वर्कड इन टेक फॉर अबाउट 20 इयर्स। आई मतलब मेरी ग्रेजुएशन 2006 में ख़त्म हुई थी और मैं तब से टेक इंडस्ट्री में ही काम कर रहा हूँ। आई वर्कड इन इंडिया फॉर अबाउट 4-5 इयर्स एट द स्टार्ट ऑफ माई करियर। फिर मैं यूके में था 3 साल के लिए। फिर मैंने 2 साल का ब्रेक लिया था। फिर उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया में था पिछले 11 साल। और अब मैं रिसेंटली इंडिया वापस रिलोकेट हुआ लास्ट ईयर। तो मेरा पूरा करियर टेक में रहा है। और पिछले 5-6 साल से मैं साइड में अपना एक करियर कोचिंग का बिजनेस भी रन कर रहा हूँ, जहाँ मैं लोगों की हेल्प करता हूँ जॉब सर्च करने में, इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे राइटिंग, लिंक्डइन सर्विसेज। तो मेरी फुल टाइम जॉब भी है और एक करियर कोचिंग का बिजनेस भी है, तो ये दोनों चीज़ें करता हूँ। ओके, दैट्स गुड विक। सो हम इस एपिसोड में स्पेशली उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे दोज हु आर एट द लास्ट ईयर ऑफ देयर टेक जर्नीज, काइंड ऑफ ठीक। फ्रेशर्स। क्योंकि इस समय ड्यू टू एआई अ लॉट ऑफ थिंग्स इज बीइंग हैपन। इवन जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो भी अपना जो ऑफर लेटर रिवोक कर रहे हैं, जैसे ओरेकल। तो हाँ। इस चीज़ पे हम इस पूरे एपिसोड को लेके जाएंगे। सो ठीक है। ओके, अगर हम प्रोफेशनल की बात करें, स्पेशली फ्रेशर्स की बात करें, तो हम्म, रिज्यूमे इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंपनीज एंड द स्टूडेंट। बिल्कुल। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू एक स्टैंडर्ड होना चाहिए रिज्यूमे में, कि एटलीस्ट वो चीज़ें होनी चाहिए बेयर मिनिमम बेयरली, ताकि एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट चीज़ें हो पाए। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू? तो लाइक एक तो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि एज अ फ्रेशर आपका रिज्यूमे एक पेज से लंबा नहीं होना चाहिए। पेज रिज्यूमे बहुत ही सिंपल ब्लैक एंड वाइट में हो, कि ब्लैक मतलब वाइट बैकग्राउंड है, ब्लैक टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, कोई फोटोज, कोई ग्राफिक इमेजेस, कोई कलर स्कीम कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल बेसिक एक ब्लैक एंड वाइट सा रिज्यूमे होना चाहिए आपके पास। क्योंकि मार्केट इतना competitive है कि हर रिक्रूटर को 100, 200, 300, 500, 1000 एप्लीकेशंस भी आ रही हैं, इवन फॉर इंटर्नशिप, नॉट इवन फॉर पेड रोल्स। तो आपको सिर्फ रेज्यूमे शेयर करने से काम नहीं चलेगा, ये बिल्कुल पक्का हो चुका है। अगर आप अनलेस आप बहुत ही किसी टॉप टीयर कॉलेज से हो, कि आप आईआईटी से हो, आईआईटी में भी टॉप टीयर आईआईटी से हो, तो फिर भी लोगों का काम आराम से हो रहा है। बट इवन एट इंस्टीट्यूशन लाइक आईआईटी, लोगों को एफर्ट लगानी पड़ रही है। सीम ऐसा नहीं हो रहा है कि बस वो अप्लाई कर रहे हैं और इंटर्नशिप्स होती जा रही हैं। तो एक ऑनलाइन प्रेजेंस थोड़ी सी चाहिए, कि आपका लिंक्डइन हो, कोई और प्लेटफॉर्म हो। जैसे अगर आप डेटा एनालिटिक्स में ढूंढ रहे हो, तो कैगल पे आपकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग हो, जहाँ पे आपके डेटा सेट जो आपने एनालाइज किए हैं, जो इवैल्यूएट किए, वो अवेलेबल हो दिखाने के लिए। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो आपने जो एप्लीकेशन बनाई हैं वो कहीं पर डिप्लॉयड हो, पब्लिकली एक्सेसिबल हो। क्योंकि लोग एक और गलती करते हैं कि वो पोर्टफोलियो का लिंक डालते हैं, पर जो पोर्टफोलियो होता है वो एक गिटहब का रिपो होता है। तो एक रिक्रूटर गिटहब रिपो को देख के कुछ कर नहीं सकता, इट्स वेरी पॉइंटलेस। या उनको लगता है कि उन्होंने बहुत सारा अपना गिट अनलेस आप गिटहब में एकदम टॉप रैंक हो, कि आपके 50,000 स्टार्स है, देन इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। पर अगर सिर्फ एक गिटहब रिपो जिसमें 5 कोड बेसिस है, उससे कुछ नहीं होने वाला, कोई रिक्रूटर इम्प्रेस नहीं होने वाला। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि टाइम बहुत लिमिटेड है रिक्रूटर का। तो आप जहां भी उनको लेके जाओगे अपने रिज्यूमे में से, दैट शुड कन्विंस देम कि आप क्यों सूटेबल हो। तो कंपटीशन बहुत फियर्स हो गया है। तो और रेज्यूमे कोई रिक्रूटर जो है वो टॉप डाउन पढ़ने वाला है, तो आपकी जो ऊपर एक छोटी सी प्रोफेशनल समरी हो, ताकि उनको आइडिया लग जाए कि आप क्या कर रहे हो, क्या डिग्री कर रहे हो, किस कॉलेज में कर रहे हो। थोड़ा सा आपके कोर्स के बारे में कुछ आ जाए, जो प्रोजेक्ट्स आपने किए उनके बारे में आ जाए। फिर लोग उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर वाली चीज़ें डालते हैं, विच आर गुड, पर वो बहुत ही रैंडम चीज़ें डाल देते हैं, कि मैं अपने कॉलेज में कोई बुक क्लब चलाता हूँ। अब इससे आपको कोई जॉब नहीं देने वाला है। उनको लगता है कि ठीक है, आप बुक क्लब को लीडरशिप शो होती है। पर अगर आप एक रिक्रूटर के लेंस से सोचो, जिसने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर करना है, उनको बुक क्लब की लीडरशिप से कोई लेना देना नहीं है। तो योर रेज्यूमे हैज टू बी अबाउट थिंग्स दैट विल कॉम्प्लीमेंट योर एप्लीकेशन। उसके अलावा जो भी आप चीज़ें डाल रहे हो, वो सिर्फ आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, ताकि रिक्रूटर किसी और के पास चला जाए। तो इट हैज टू बी वेरी वेरी फोकस, दैट्स द मेन थिंग। ओके, व्हाट आई अंडरस्टैंड दैट योर रिज्यूमे शुड बी प्रिसाइज, राइट? यस। ओके बिल्कुल। सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक फुल स्टैक डेवलपर है, ही कैन ईजिली हम्म, डिप्लॉय हिज वेबसाइट, बिकॉज उसके कोर्स करिकुलम में ऐसा ऐसा सिखाया जाता है। बट हाँ। अदर देन फुल स्टैक डेवलपर बहुत सारे जो डोमेन्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें काइंड ऑफ
ऐसे जो डोमेन है अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए, जैसे बूम मिला है, डेटा साइंस हुआ, डेटा एनालिस्ट हुआ, डेटा इंजीनियर्स हुए, और ऐसे बहुत सारे जैसे वीडियो एडिटर हो गया और काइंड ऑफ थिंग्स। तो उन केसेस में क्योंकि दे आर नॉट बहुत अच्छे नहीं है वेबसाइट बनाने में, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू उन्हें करना चाहिए? यार अब आप इतने सारे एलएलएम्स अवेलेबल हैं, मतलब वेबसाइट बनाना तो अब चैलेंज, अगर कोई ये कह रहा है कॉलेज स्टूडेंट कि मैं वेबसाइट कैसे बनाऊं, फिर तो वो हायर होगा ही नहीं। तो हाँ। वो तो एक्सक्यूज चल ही नहीं सकता, क्योंकि बनाना बहुत इजी हो गया पहली चीज। जैसे अगर आप डेटा एनालिस्ट हो तो कैगल इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, मैंने बहुत लोगों को गाइड किया यूज करने में, जहाँ पे डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। आप अपनी पूरी आर की नोटबुक, पाइथन की नोटबुक, सब कुछ उसमें अपलोड कर सकते हो, वहीं पे वो रन भी हो जाता है। तो आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ये मतलब एक डेटा एनालिसिस के लिए हुआ। ओके। अगर आप डेटा इंजीनियर हो तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग में आपको वेयर हाउस बना के दिखाना है। तो वो वन ऑफ दो स्किल्स है जहां पर ऑनलाइन पोर्टफोलियो डजंट मेक सेंस। पर एक कॉलेज स्टूडेंट अगर बोले वो डेटा इंजीनियर है, वो वैसे भी सेंस बनता नहीं, क्योंकि आपने कोई बनाया नहीं है वेयर हाउस। तो ये बोलना कि मैं डेटा इंजीनियर हूँ एज अ कॉलेज स्टूडेंट, वो फिर कोरिलेट ही नहीं करता है। पर अगर आप वीडियो एडिटिंग में हो, अगर आप राइटिंग कुछ करते हो, तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रांग हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल स्ट्रांग हो, ट्विटर पे हो, तो फिर आपकी फॉलोइंग पोर्टफोलियो का प्रॉक्सी बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको एक टाइम, मतलब कई लोग जैसे फुल स्टैक डेवलपर्स भी क्या करते हैं, वो बहुत अच्छी सी एप्लीकेशन डिप्लॉय करके दिखा देते हैं, ठीक है, पर उससे रिक्रूटर को कुछ वैल्यू ऐड होगा नहीं रियलिस्टिकली। क्योंकि एप्लीकेशन अब डिप्लॉय करना, मैं क्लाउड में प्रॉम्प्ट्स देके 15 मिनट में एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन, तो उससे आपकी स्किल्स का कुछ नहीं पता लगने वाला। पर अगर वो एप्लीकेशन आपने लोगों के साथ थोड़ी सी फीडबैक ली है, उसका बिजनेस रन करना है, तब कुछ तो और करना पड़ेगा। सिर्फ एप्लीकेशन डिप्लॉय करना इज नो लॉन्गर अ स्किल, वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मतलब स्टूडेंट्स के लिए इट्स वेरी हार्श, क्योंकि आपको 4 साल वही पढ़ने में आप पूरा फोकस कर रहे हो, प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, चीजें सीख रहे हो, पर दैट इज नॉट गोइंग टू कट इट। वो बहुत ही कंपेटिटिव हो चुका है, क्योंकि एप्लीकेशन अब, मतलब आई थिंक एवरी मिनट थाउजेंड्स डिप्लॉय हो रही हैं एक कंट्री के अंदर। मतलब दुनिया भर का देखोगे तो आप वो कहाँ जा रहा है नंबर पता नहीं है। मतलब मैं बैठे ये पॉडकास्ट करते करते मैं 2 अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर सकता हूँ होता प्रॉम्प्ट्स देके। तो वो पोर्टफोलियो नहीं रहा है। पोर्टफोलियो हैज टू बी कि आपने कुछ किया जिससे या तो आपको यूजर्स मिले, वो पैसे स्पेंड कर रहे हैं, वो मतलब थोड़ा सा उसको आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हो चुका है। देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। Okay. And sir, you have reviewed thousands of resume and जी। conducted thousands of interview. What हम्म। according to you कि जो स्टूडेंट्स है एक मिस्टेक रिपीटेडली करते हैं? स्टूडेंट्स, एक तो मैंने चीज देखी है कि वो बहुत ज्यादा रिहर्स करके नहीं आते हैं। उनका रिज्यूमे अच्छा होता है, पर वो अज्यूम करते हैं कि जैसे अगर आप इंटरव्यू में आए हो, अगर आपने आंसर्स रिहर्स नहीं किए हैं तो आपका आंसर कभी भी कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करेगा। और एक और जो मैंने बहुत बारी देखा है कि वो लोग इनफ रिसर्च नहीं करते हैं क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं उसके। इवन दो इट साउंड्स लाइक द बेसिक थिंग यू विल डू फॉर एन इंटरव्यू, या कि आप किस कंपनी में जा रहे हो, आपका इंटरव्यू कौन लेने वाला है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका मोस्ट कंपनीज में आजकल जब इंटरव्यूज होते हैं, लास्ट राउंड जो होता है वो एचआर राउंड होता है, हाँ या कल्चर फिट राउंड बोलते हैं, जहाँ पे वो आपके काम के अलावा बाकी चीजें आपसे हाँ, चैट अदर देन करेंगे। योर वर्क। हाँ, ठीक है। तो मेरा एक कंपनी में ऐसा ही राउंड था लास्ट वाला, और मुझे बताया, मतलब, और एचआर या रिक्रूटर जो भी आपका मैनेज कर रहा है एप्लीकेशन, आप उनसे हमेशा पूछ सकते हो कि कौन आपको इंटरव्यू करने वाला है। वो इन्फॉर्मेशन वो आराम से शेयर कर देते हैं। तो मुझे बताया गया था कि जो बंदा मुझे इंटरव्यू कर रहा है वो एक इंडियन है, वो यूएस में रहता है, और उसको मतलब उसका नाम और प्रोफाइल मुझे पता था कि कौन क्या डेजिग्नेशन है। फिर मैंने 1 घंटा लगाया, ढूंढा कि वो इंस्टाग्राम पे है या नहीं, लिंक्डइन पे है या नहीं, ट्विटर पे है या नहीं। उनका एक ब्लॉग था, ब्लॉग में उनको मोटरसाइकिलिंग का शौक था, मोटरसाइकिलिंग में उन्होंने पूरे कंट्री के ट्रिप्स। तो मुझे काफ़ी कुछ पता लग गया पर्सनैलिटी के बारे में, नॉट जस्ट अबाउट वॉट दे डू एट वर्क। इंटरव्यू के स्टार्ट में उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ दैट इज नॉट इन योर रेज्यूमे। तो मुझे पता था इस बंदे को मोटरसाइकिलिंग पसंद है, तो मैंने बोला कि मैंने 2 साल ट्रैवल के लिए ब्रेक लिया था, और उसमें मैंने लद्दाख की और काफ़ी जगह की रोड ट्रिप्स की, तो मैं 4-5 महीना अपनी मोटरसाइकिल पे ही घूम रहा था। तो फिर इंटरव्यू का 30 मिनट्स आउट ऑफ द 1 आवर वॉज ओनली अबाउट मोटरसाइकिल ट्रिप्स, क्योंकि एक ऑलमोस्ट कनेक्शन बिल्ड हो गया। पर वो तभी मुझे पता लगता अगर मैं ऑनलाइन रिसर्च करके जाता। तो लोग प्रिपरेशन को ये समझते हैं कि आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करके जाने, आपको थोड़ा सा उससे बियॉन्ड सोचना पड़ेगा कि लाइकेबिलिटी जो है ये इंटरव्यू में बहुत क्रिटिकल होती है। क्योंकि लोग आपकी स्किल्स तो असेस कर रहे हैं, पर स्किल्स आप सीख सकते हो, स्किल्स इज नॉट रियली द हार्ड पार्ट। कि आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, सिस्टम डिजाइन सीखना है, डीएसए सीखना है, या आप 1 महीना 2 महीना लगा के सीख लोगे। हायरिंग में सबसे जो अनफॉर्चुनेट चीज है कि बायस बहुत ज्यादा होता है, इवन दो पीपल विल नॉट से इट। तो अगर आपको इंटरव्यूअर पसंद नहीं करता है, आप नहीं हायर होने वाले, आप चाहे हाँ, कुछ ये भी तो स्किल से आ जाओ। ये इट सच इज है, ये ट्रू। ह्यूमन बिहेवियर का ह्यूमन ट्रू है। नेचर है वो।
ये ह्यूमन नेचर है। तो वो बिल्ड करने के लिए कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। या तो आपका कोई कहाँ से बिलोंग करते हो उसका कनेक्शन हो, कॉमन इंटरेस्ट हो, आपकी बातें अच्छी हो, मतलब कुछ तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा फिगर आउट करने का कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा बस। ओके, सो एज यू सेड दैट आपके पास इंटरव्यू जब आप दोगे तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज और कंपनी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, राइट? बिल्कुल। और नो, एक मिथ भी है कि आई एम जस्ट आस्किंग यू दैट इन जैसे ही आप एंटर करते हो एक रूम में, फॉर एग्जांपल किसी भी इंटरव्यू के लिए, in just 10 seconds that person will decide that you will get shortlisted or not. So how much you हाँ, are aligned with that? एटलीस्ट 70-80% अलाइंड। और वो क्यों है? क्योंकि अगर आप प्रिपेयर होके गए हो तो वो आपके फेवर में वर्क करेगा, अगर आप प्रिपेयर होके नहीं गए हो तो आपके अगेंस्ट वर्क करेगा। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको अनफेयर ट्रीट किया जा रहा है, वो सबके लिए इक्वली वर्क करता है रिगार्डलेस ऑफ हु द कैंडिडेट इज। पर आप कितनी प्रिपरेशन करके आए उससे वो चीज़ आराम से कंट्रोल हो सकती है। अगर आप, मतलब बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि 9 बजे इंटरव्यू है, अगर आप भाग भाग के 9 में 5 कम पे पहुंच रहे हो तो अंदर जा रहे हो तो आप थोड़े से परेशान रहोगे कि मैं लेट तो नहीं हो गया, मेरे कपड़े ठीक है कि नहीं, ज़्यादा बाल तो नहीं हिल गए। तो ये सब चीज़ें, इवन दो ये इंटरव्यू में रिलेटेड नहीं है, पर ये एक इंटरव्यूअर आपकी वाइब कैच करेगा। ये किसी, अगर आप घर में भी बैठे हो कोई गेस्ट आता है तो आपको इमीडिएटली पता लग जाता है उसका नेचर कैसा है। तो वो चीज़ इंटरव्यूज में भी वर्क करती है, वो आप डिनाई नहीं कर सकते। पर अगर आप वही आधा घंटा पहले पहुंच गए हो, आराम से बैठे हुए हो वहां पर, आप अपनी प्रैक्टिस करके आए हो, आप अपना रिहर्सल करके आए हो, और रिहर्सल करना भी आजकल बहुत सिंपल हो गया है। कि जैसे अगर मुझे, अगर या तो लोग मुझे पैसे देते हैं इंटरव्यू कोचिंग के, जो पैसे नहीं दे सकते हैं स्टूडेंट से, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप ये काम करो, चैट जीपीटी खोलो, उसमें अपना क्वेश्चन टाइप करो, चैट जीपीटी बोलो कि ये मेरा इंटरव्यू, ये मुझे 5 क्वेश्चंस की रिहर्सल करनी है। चैट जीपीटी एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उसमें माइक का ऑप्शन है, आप पूरा आंसर बोलो, टाइप मत करो, आंसर बोलो, फिर वो उसको ट्रांसक्राइब करेगा, आगे भेजेगा। पर वो वर्बली आंसर बोलना और इमीडिएट फीडबैक जो मिल रहा है, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू टू प्रिपेयर। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे नोट्स बनाते हैं, उनकी गूगल शीट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, पर उन्होंने वो पूरे आंसर को वर्बली बोल के नहीं देखा है एक भी बार। और आप जब लिखते हो कोई चीज तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली लिख सकते हो कि आपके पास एडिटिंग का ऑप्शन होता है, आप बैक स्पेस करके डिलीट करके उसको करेक्ट कर लोगे। बोलने में आपके पास वो ऑप्शन नहीं होता, आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो। तो जब तक बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे आंसर कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। ऑन पेपर आंसर आपका 100 हो सकता है, बोलने में वो सीधा 50 पे पहुंच जाएगा या उससे भी नीचे चला जाएगा प्रैक्टिस नहीं। तो वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है जो लोग मिस कर जाते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि इंटरव्यू में हम कॉन्फिडेंट कैसे होंगे। तो रिहर्सल इज द ओनली वे टू कॉन्फिडेंस, देयर इज नो अदर वे। बट रिहर्सल भी आपको वर्बली करनी पड़ेगी, लिख के नहीं हो सकती, वो लिख के करना इज नॉट गोइंग टू कट इट। पर अगर आप वो करके गए हो तो इंटरव्यू में जैसे ही आप वॉक इन करोगे वो कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपको क्लियरली मेंटली पता है कि मेरे को, क्योंकि 90% क्वेश्चन इफ नॉट 99% क्वेश्चन आर द क्वेश्चन दैट आर ऑनलाइन, देयर इज नथिंग न्यू दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड। Yes, that तो I अगर वो understand. सबके आंसर आपने कर लिए रिहर्स तो वो अच्छा जाएगा इंटरव्यू, इट्स वेरी सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है वो काम। जैसा कि आपने बोला कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इंटरव्यू में किसी भी स्टूडेंट या एम्प्लॉय को प्रॉपर्ली चीज़ें बताना। अभी रिसेंटली ये मेरे इंटर्नशिप के लिए एक इंटरव्यू था। आई हैव ऑब्जर्व दैट अ लॉट ऑफ कैंडिडेट वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन देयर प्रोजेक्ट्स और व्हाटएवर द एचआर वाज आस्क्ड। हाँ, तो एक कम्युनिकेशन भी कितना इम्पैक्ट पड़ता है अगर एक कैंडिडेट बहुत अच्छा है बट स्टिल ही नहीं वाज अनेबल टू कम्युनिकेट वेल विद द तो एचआर। आप, हाँ, तो क्या लगता है एचआर उसे चांसेस है लेने का या ही विल नहीं बिल्कुल कंप्लीटली नहीं डिनाई? है, बिल्कुल ही नहीं है। मतलब वो, क्योंकि कम्युनिकेशन इज 90% ऑफ योर जॉब, 10% इज द वर्क दैट यू आर डूइंग। क्योंकि अगर जैसे अगर आपको बोला गया कि ये एक ऐप बनाओ, कि हमारा जैसे स्टूडेंट्स का लॉगिन सिस्टम हम बना रहे हैं, हुँ, अगर आप रिक्वायरमेंट्स ही नहीं समझोगे, अगर आप उसमें डाउट्स ही नहीं क्लियरली पूछ पाओगे तो आप बनाओगे कैसे? इंटरव्यू में भी सेम चीज़ है कि कम्युनिकेशन इज व्हाट दे आर रियली असेसिंग। क्योंकि आप जो बना भी रहे हो, जैसे अगर आप कोई ऐप बना रहे हो और वो ऐप 1,000 लोग यूज करने वाले हैं, कल को आपके कॉलेज 2 कॉलेजेस को एक्वायर कर लेता है और वो 1,000 की जगह अब 1 लाख लोग यूज करने वाले हैं, तो वो लोड कैसे मैनेज करेगी, 1,000 लोगों का साइनअप कैसे होगा? ये सारी चीजें अगर आप कम्युनिकेट करके नहीं समझा सकते हो कि ये आपकी ऐप में कैसे रिक्वायरमेंट्स में ट्रांसलेट होंगी, वो प्रोजेक्ट कैसे लीड होगा, आप जो बना रहे हो उसमें आप जावा क्यों यूज कर रहे हो और जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं यूज कर रहे हो, रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो दूसरा क्यों नहीं यूज कर रहे हो, तो वो एक तरीके से सोचना ये कि मेरे को टेक्नोलॉजी आती है तो मेरा काम हो जाएगा, बट रियलिटी वैसी नहीं है। आपको किसी भी अगर अनलेस आप आइसोलेशन में काम कर रहे हो तो कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि किसी से बात नहीं करनी है। हाँ, पर अगर आप एक बंदे के साथ भी काम कर रहे हो, कम्युनिकेशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन योर एक्चुअल स्किल।
और इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स नॉट रियली अबाउट योर नॉलेज, क्योंकि नॉलेज तो आप सीख के आ जाओगे, आप क्वेश्चन आंसर लर्न करके आ जाओगे ना, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। पर मतलब एग्जाम भी अगर आप स्कूल में देते हो तो दे आर नॉट रियली टेस्टिंग योर स्किल्स, दे आर टेस्टिंग हाउ वेल यू आर एबल टू राइट, आंसर दैट क्वेश्चन। आंसर दैट क्वेश्चन। तो असेसमेंट आपका कम्युनिकेशन का है इंटरव्यू के अंदर, उसको आप कितना प्रैक्टिस करोगे, अगर वो नहीं प्रैक्टिस करने वाला तो फिर इंटरव्यू आपका नहीं, फिर आप बहुत ही रेयर चांस है कि एचआर चांस किसी को नहीं देने वाला, ये रियलिटी है। क्योंकि उनको बाद में ये नहीं सुनना है ना कि आपने किसी गलत चीज बंदे को हाँ, हायर कर लिया। और सर ऑप्शंस बहुत हाँ सारे हैं ना उनके पास, ऐसा भी है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। दैट्स व्हाई। हाँ, कोई भी शॉर्टेज नहीं है उनके पास, और मार्केट स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही खराब है। हाँ, इस ये इसका समय तो कोई देयर इज नो लाइक शुगर कोटिंग वे टू से दिस, कि आज इस मतलब 2026 2027 में जो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको अलग लेवल का चैलेंज, मतलब आपको टेक्नोलॉजी का चैलेंज नहीं है, ऑफर्स रिवोक हो रहे हैं, एआई से चीजें डिस्प्लेस हो रही हैं, कंपनीज को पता नहीं है कि अगर हम हायर करेंगे तो ये काम हम एआई से करवाएं या एक स्टूडेंट से करवाएं। जैसे अगर आप डेटा एनालिसिस है, ठीक है, आप जो लोग जो हायर डोमेन, होते हैं वो हाँ। डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, अब ये सारा कुछ मैं एक एलएलएम से बहुत आराम से कर सकता हूँ। मेरे पर्सनल काम में जैसे मेरा 30% काम मुझे रिक्वेस्ट भेजनी होती थी एक टीम को जो मेरे लिए डेटा एनालाइज करती थी, कि मैं हफ्ते की 5 रिक्वेस्ट भेजता था। अब वो 5 में से मैं एक ही भेजता हूँ क्योंकि 4 मैं खुद कर सकता हूँ, क्योंकि वो उसमें डिफिकल्टी बची नहीं, क्योंकि इंग्लिश ही यूज करनी है, इंग्लिश यूज। मुझे सिस्टम की नॉलेज है, डेटा की नॉलेज है, तो प्रॉम्प्ट अगर मैं क्लियरली प्रॉम्प्ट। करूंगा तो मेरा इनिशियल एनालिसिस हो जाएगा। तो वैल्यू आप कहाँ पे लेके आओगे वो बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें अगर आप इंटरव्यू प्रेप नहीं करके जाओगे तो फिर और मुश्किल होगा। ओके सर, यू नो बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं आज भी कम्युनिकेशन की वजह से होता है चीज़ें, बट हाँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई चीज़ समझी है तो मैं हिंदी में बहुत अच्छे समझा सकता हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश देयर इज़ अ लॉट ऑफ लॉसेस, तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें? अब यार जैसे अगर आप कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए ढूंढ रहे हो, आपका यस। 4 साल का कॉलेज है, इंटर्नशिप थर्ड ईयर में होती है आपकी मोस्ट लोगों की, हाँ, मोस्ट लोगों थर्ड की। या हाँ। तो अगर आपके पास 3 साल है और आपको पता है कि मुझे इंग्लिश में इंटरव्यू देना पड़ेगा, और आप 3 साल वेट कर रहे हो कि मैं इंग्लिश में कैसे इंटरव्यू दूंगा, और 1 महीना पहले ही सोच रहे हो, तो फिर 3 साल, फिर वहां गलती है। इट इज़ इसका कोई काइंड ऑफ मतलब, वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, कि अगर आपको पता है कि आपकी इंग्लिश वीक है, इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू इंग्लिश में ही होना है, मैं इंग्लिश हिंदी में समझा सकता हूँ पर इंग्लिश में नहीं कर सकता, पर मैं वेट कर रहा हूँ कि अब मेरा इंटरव्यू होगा तब मैं करूंगा तैयारी और आंसर रिहर्स करके देखूंगा, तो फिर आप 3 साल वो कर रहे हो। मतलब कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू से, मतलब मोस्ट ऑफ योर वर्क लाइफ विल बी इन इंग्लिश, अनलेस आप किसी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जा रहे हो, मतलब अगर आप नॉलेज वर्कर हो तो आपका काम इंग्लिश में ही होना है, दैट इज अ गिवन। तो अगर आप उसके बाद भी यू आर वेटिंग टू लर्न इंग्लिश आफ्टर गेटिंग इनटू अ कॉलेज, देन समथिंग एल्स इज रॉन्ग। फिर वो आप कहीं और प्लानिंग अपनी गड़बड़ कर रहे हो, कि वो तो मतलब टेबल स्टेक्स है, उसको करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, सो as you are already working in Atlassian, it is a MNC company. What makes you to also start a kind of a career coaching? तो करियर कोचिंग का मेरा ऐसे शुरू हुआ था कि अबाउट अभी क्या चल रहा है 2026 ना, तो कोविड के टाइम लाइक मैं ऑफिस में बहुत सारे इंटरव्यूज करता था, आई वाज इन अ लॉट ऑफ इंटरव्यू पैनल्स। तो मैं हायरिंग में होता था, बहुत सारे इंटरव्यूज लोगों के कंडक्ट करता था, और थ्रू फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, या अगर मेरा कोई कलीग है उसके किसी ब्रदर को, किसी किसी कजिन वगैरह को, अगर उनको कोई हेल्प चाहिए, तो वैसे मेरे को वर्ड ऑफ माउथ से रेफरल्स आते थे। कि जैसे मुझे एक किसी का आया था, वो बंदा इंडिया में काम करता था अमेजोन में, उसका 4 साल का एक्सपीरियंस था, और काफ़ी अच्छा उसका करियर चल रहा था, 4 साल में वो मैनेजर बन गया था, टीम मैनेज कर रहा था डेटा एनालिस्ट की। पर उसको यूरोप रीलोकेट होना था किसी प्रोडक्ट कंपनी में, और उसको वीज़ा स्पॉन्सरशिप, रीलोकेशन सब कुछ चाहिए था। हाँ। तो उसने मुझे रीच आउट किया, मैंने उसके साथ 6 महीने काम किया, और उसका सारा कुछ हो गया, वीज़ा मिल गया, Booking.com में जॉब हो गई, रीलोकेशन हो गई, सारा कुछ हो गया। फिर उसके थ्रू बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मुझे रीच आउट किया जब उसका काम हुआ। तो पहले 2-3 साल तो वर्ड ऑफ माउथ से था, मैं कहीं एडवर्टाइज नहीं करता था। तो somebody would reach out, I would help them, charge a very nominal fee. फिर 3 years ago I started realizing कि there is enough potential to turn this into a business. तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो तब भी काफ़ी मैं लिमिटेड ही रखता था, कि एक महीने में मैं 4 से 5 क्लाइंट्स के साथ ही काम करूंगा, बेसिकली वीकली में एक कैंडिडेट के साथ काम करता था। तो वो भी 2 साल तक बहुत आराम से चला। फिर 1.5 साल पहले आई रियलाइज कि इसको अगर मुझे और ग्रो करना है, एक बिजनेस की तरह देखना है, तो फिर मैं लिंक्डइन पे थोड़ा सा सीरियस हुआ कंटेंट लिखने के बारे में। तो 1-1.5 साल से फिर मैंने लिंक्डइन पे अपना कंटेंट करना शुरू किया,
फिर वो 4-5 जो महीने के होते थे वो करते करते अब 20, 25, 30 तक चले जाते हैं बहुत आराम से, क्योंकि वो मेन रीजन उसका करने का ये है कि मेरे को स्किल आती है जो लोगों को हेल्प कर पा रही है गिवन द करंट मार्केट और एनी मार्केट। अगर आपके पास कोई स्किल है जो आप मार्केट करके यू कैन मेक मनी फ्रॉम इट, देयर इज नो रीजन टू नॉट डू इट। या तो और वो ऐसा भी नहीं है कि मेरे को उसके लिए अपने काम में कुछ कम करना पड़ता। विद माई जॉब आई एम एबल टू मैनेज, पर द ओनली रीजन आई एम एबल टू मैनेज इज आई डोंट वॉच टीवी, आई डोंट स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया। तो वो सब मुझे फिर लाइफ चॉइस करनी पड़ रही है उसको मैनेज करने के लिए। okay. And there is a system that is application tracking system which is called ATS. जी तो what I understand that वो जो सिस्टम है वो कीवर्ड्स पकड़ता है अकॉर्डिंग टू द डोमेन। सो ठीक इज है। इट राइट और एडिशनली वांट टू गिव तो समथिंग? उसमें थोड़ा सा कुछ सोशल मीडिया की मिथ भी हैं, थोड़ी सी रियलिटी भी है जो आपने बोला उसके अंदर। तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम इज बेसिकली अ वेरी सिंपल सिस्टम कि एक रोल एडवर्टाइज हुआ, एक कंपनी ने एडवर्टाइज किया, 100 लोग गए, उन्होंने अपना रिज्यूमे अपलोड किया, सबमिट किया, इन्फॉर्मेशन भरी, वो एक सिंपल एक ट्रैकर में चला गया कि ये 100 लोगों ने अप्लाई किया है, और वो जनरली क्रोनोलॉजिकली है, जिसने पहले अप्लाई किया वो सबसे ऊपर दिख रहा है, जिसने सेकंड अप्लाई किया, ठीक है। अब हर एटीएस सिस्टम के अंदर कुछ फीचर्स वो ऑफर करते हैं कि वो रेज्यूमे से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसमें मैचिंग करेंगे कि आपने बोल दिया कि मुझे ये 5 स्किल चाहिए, तो 5 स्किल कितनी है उसको मैच करके वो एक स्कोर दिखा देंगे, ओके। ठीक है। पर अब क्योंकि हर कोई जेडी से एलएलएम यूज करके स्किल डाल सकता है, तो रिक्रूटर्स को भी पता है कि वो स्कोर की कोई वैल्यू नहीं बची है, हाँ, क्योंकि ये काम करने में 2 मिनट ही लगते हैं कि चैट जीपीटी को आपने चैट बोला जीपीटी, ये हाँ, जेडी है, ये मेरा रिज्यूमे है, इसको एंड ट्रांसफॉर्म कर जस्ट दो, अलाइन विद द जेडी। अलाइन विद द जेडी। तो अगर हर कोई यही करने वाला है तो फिर रिक्रूटर वो स्कोर पे तो रिलाई कर नहीं सकता जो एक एटीएस उनको देगा। यस। तो रिक्रूटर्स को फिर क्या करना पड़ रहा है कि उनको रेफरल्स पे रिलाई करना पड़ रहा है, उनको जो लोग लिंक्डइन पे थोड़े से एक्टिवली दिखते हैं, जिनका कंटेंट दिखता है, तो रिक्रूटर्स को एप्लीकेशन से ज्यादा दूसरे मीन्स को ट्रस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है वहां पे नॉइज कम है। क्योंकि अगर जैसे एक इंटर्नशिप के लिए एक फ्रेशर की एप्लीकेशन देखोगे, अब ये डेटा को मैं इसमें आई डोंट हैव डेटा टू बैक इट अप, बट आई एम 100% श्योर आउट ऑफ 500 एप्लीकेंट्स दैट रिक्रूटर्स गेट, 400 रेज्यूमेज आर आइडेंटिकल, क्या? क्योंकि सबने एटीएस यूज करके सेम चीज लिख दी सेम है, चीज सबने सबने एलएलएम यूज एलएलएम करके यूज सब करके कुछ। रखा है। हाँ, तो फिर उसमें आपका रिज्यूमे और किसी और का रिज्यूमे अगर डिफरेंशिएट नहीं करने वाला, तो रिक्रूटर के पास कोई ज्यादा वैल्यू बची नहीं है वो पढ़ने के लिए। तो देन व्हाट दे आर लाइकली टू डू इज, अगर कोई रेफरल आया वो देख लेंगे। अगर कोई डेटा एनालिस्ट है जो लिंक्डइन पे काफी एक्टिवली लिखता है कंटेंट, और उन्होंने उसकी प्रोफाइल कभी पास में देखी, तो वो उसको रीच आउट कर लेंगे। किसी ने उनको लिंक्डइन पे रीच आउट किया था, उनकी किसी पोस्ट पे कमेंट किया था, वहां से वो रीच आउट कर लेंगे। एटीएस से वो प्रॉब्ली लास्ट हो जाएगा ऑप्शन कि ये सब नहीं हो रहे तब मैं देखूं, और उसमें फिर दे आर जस्ट गोइंग टू गो क्रोनोलॉजिकली टॉप डाउन, क्योंकि फिर एटीएस स्कोर सबका ही अच्छा होने वाला है, तो दैट स्कोर इज गोइंग टू बी पॉइंटलेस, और वो इट्स ओनली गोइंग टू गेट वर्स। तो एटीएस इज देयर मेनली फॉर लाइक, जैसे अब उन्होंने एप्लीकेशन देखनी शुरू की, एक को डिस्कार्ड कर दिया, दूसरे को डिस्कार्ड कर दिया, तीसरे को शॉर्टलिस्ट किया, तो वहां पर वो एक लेबल लग जाएगा कि ये जैसे कि हमने तने को शॉर्टलिस्ट वाले पूल में डाल दिया है कि अब इसको मुझे और रिव्यू करके देखना है कि आगे करना है। तो वो बस एक वो एप्लीकेशन को मैनेज करने का सिस्टम है, उससे ज्यादा रिक्रूटर्स कुछ नहीं करते हैं। और कुछ कंट्रीज में, आई थिंक यूएस में है, इंडिया का मुझे क्लियरली नहीं पता, पर यूएस में जैसे लॉज भी हैं कि अगर आप किसी को रिजेक्ट करते हो, अ सॉफ्टवेयर कैन नॉट रिजेक्ट अ कैंडिडेट, ओके। रिक्रूटर ह्यूमन हैज टू इंटरवीन एंड रिजेक्ट इट। तो कई जगह पर वो सारी चीजें भी हैं, फेयर वर्क और बाकी सारे में। तो एटीएस है, स्कोर देता है, स्किल्स मैच करता है, पर वो पॉइंटलेस होता जा रहा है विद टाइम। ओके। सर, you have work in US and right now in Pune. तो क्या difference you have seen in the approach of the people? Because I guess you have also interviewed the people who had education in US and working in US, and you have interviewed the one who are in India. So किस तरह का तो approach you will see? तो मेन डिफरेंस, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ 10-12 साल, बहुत जगह मैं यूके में भी रहा हूँ, यूएस में भी क्लाइंट, तो बहुत जगह मैं लोगों के साथ काम किया है, इंटरव्यूज दिए, इंटरव्यूज लिए भी हैं। तो मेन डिफरेंस ये है कि इंडिया में कंपटीशन एक तो बहुत ज्यादा है, ओके। ठीक है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं और जॉब्स रिलेटिवली कम है। कम है। तो अगर वैसा होगा तो जब आप ऑफिस में काम करोगे तो यू विल ऑलवेज गो अबव एंड बियॉन्ड, कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करोगे। अगर आपकी डेडलाइन मंडे की है तो आप फ्राइडे तक ही वो भेजें, क्योंकि आपको स्टैंड आउट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी।
पर वो करने के चक्कर में फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो अदर वे टू डिलीवर समथिंग सूनर अनलेस यू वर्क एक्स्ट्रा। या पर अगर एक बंदा वो करेगा तो फिर सबको वही करना पड़ेगा compete करने के लिए, तो वो वर्क कल्चर बहुत competitive हो जाता है और इनडायरेक्टली बस लॉन्ग वर्क आवर्स पे चला जाता है वो। दैट्स द इजीएस्ट आउटकम दैट हैपेंस अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर जैसे पर यूएस में भी कंपटीशन बहुत है, वर्क आवर्स भी लॉन्गर हैं, पर वहां पर रीजन दूसरा है कि कंपनीज के हेडक्वार्टर सारे वही हैं। तो अगर आप काम कर रहे हो और आप स्टैंड आउट कर रहे हो तो आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिल जाता है कि स्विच करूंगा तो मेरी सैलरी बहुत ज्यादा, तो आपका इंसेंटिव बहुत डिफरेंट है ओके एक्स्ट्रा काम करने का। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जाओ जहां पर इकोनॉमी थोड़ी छोटी है कंपेयर टू यूएस एंड इंडिया, तो वहां पर लोग भी कम हैं, और वहां पर लोग कम है, लोकल इकोनॉमी बहुत चलती है, थोड़ा टूरिज्म पे काम चलता है, थोड़ा बाकी बिजनेस पे जा, तो वाइट कलर जॉब आपकी है। पर ऐसा नहीं है कि लोग पागलों की तरह काम करते जा रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में परसेंटेज ऑफ नॉलेज वर्कर्स उतने ज्यादा नहीं है। तो वर्क लाइफ बैलेंस पे थोड़ा फोकस ज्यादा है कि अगर आपने किसी क्लाइंट को कुछ भेजा कि मेरा फ्राइडे हो गया है, कि अभी फ्राइडे चल रहा है और ये मेरा मंडे तक ही हो पाएगा, ये नहीं हम लोग रिजॉल्व कर पा रहे हैं, तो देर इज अ लाइकलीहुड कि द क्लाइंट वुड बी ओके टू वेट टिल मंडे। पर वो इंडिया यूएस में बहुत कम होगा, क्योंकि वर्क एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू compete फॉर बिजनेस। तो वो सारा फिर आपके डे टू डे लाइफ में बहुत सारे और चीज़ों में इन्फ्लुएंस करता है। तो वैसे वर्क डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो जैसे जैसे अगर रोल कंपेटिटिव हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं, अगर सैलरीज ज़्यादा हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में और जॉब स्विच करने पे आपको मिलेगा, तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, लोग बहुत ज़्यादा काम करेंगे, जो ऑफिस पॉलिटिक्स है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपको दूसरे को पीछे करके आगे बढ़ना है। वो अगर कम है, मार्केट छोटा है, उतनी कंपेटिटिव सैलरीज ही नहीं है, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में लोग जल्दी जॉब्स नहीं चेंज करते क्योंकि उतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है मार्केट में। तो अगर वो नहीं है तो फिर आपको उतना ज़्यादा compete करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो फिर वर्क प्लेस थोड़ी सी कम टॉक्सिक हो जाएगी, थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाएगा। तो वैसे डिफरेंसेस बहुत आ जाते हैं ओके इन सर। हाउ पीपल वर्क। द मॉरल ऑफ द स्टोरी आई गेस कि यू हैव टू वर्क हार्ड। उसका तो कोई कोई देर इज नो इजी वे आउट। यस। ओके सर। सो अभी हम जैसे कि आई हैव जस्ट हैड ए पॉडकास्ट विद रिसेंट स्टार्टअप्स, दे वर फ्रॉम द आईआईटी बॉम्बे। अगर ऐसा कैंडिडेट आता है जो हैड अ स्टार्टअप एंड वांट टू जॉइन अ कंपनी एज वेल, बिकॉज वॉट एवर द रीजन राइट नाउ विद द स्टार्टअप, तो उस कैंडिडेट को एक इंटरव्यू कैसा देखता है? क्योंकि उस कैंडिडेट को बताना चाहिए कि हम आई हैड अ स्टार्टअप, और जस्ट लिमिट ऑफ द स्टार्टअप यू हैव टू शेयर। यार अब उस पे जो मेन फर्क है ना, कि अगर आपके स्टार्टअप में कुछ हुआ कि आपने बिजनेस जनरेट किया, आपके पास कस्टमर्स थे, तो आपको बताना चाहिए ओके। और फिर उसको एलैबोरेट भी करना चाहिए, क्योंकि the ability to get paying customers on a product that you're trying to sell, figuring out sales, figuring out marketing, figuring out customer support, ये बहुत वैल्यूबल स्किल है। तो अगर आपने अपने स्टार्टअप में कुछ एक्चुअली डिलीवर किया, कि आपने एक ऐप लॉन्च की, ऐप में 10,000 लोग आ गए, 10,000 में से 500 ने आपको पे किया, वो रोज के 15 मिनट आपकी ऐप में यूज कर रहे हैं, आपका एनपीएस स्कोर बहुत अच्छा है, तो अगर आपका स्टार्टअप एक्चुअली कुछ कर रहा था वैल्यूएबल, तो उसको एग्जैक्टली बहुत ज्यादा बताना चाहिए। पर बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि वो स्टार्टअप शुरू कर लेते हैं पर कुछ करते नहीं है उसमें, तो फिर उसमें कुछ तो मेनली अगर कुछ काम का हुआ है तो उसको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर काम का नहीं हुआ है तो बस आप मेंशन कर दो, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं उसमें। फिर वो फ्रीलांसिंग वर्क हो या स्टार्टअप हो, देन इट डजंट मैटर। कि अगर ओके। आप स्टार्टअप बेसिकली अगर आपने कुछ सेल नहीं किया, अगर आपको पेइंग कस्टमर्स नहीं मिले, तो फिर स्टार्टअप का कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं बचता है, इन माई व्यू। ओके। सो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की हमने, as students can approach the HRs or the whatever the linked people from the LinkedIn, but बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी को रिक्वेस्ट भेजी, उसने या तो उसे इग्नोर कर दिया, ये ऑप्शन है, या तो उसने एक्सेप्ट कर दिया। बट अगर वो एक्सेप्टेंस बहुत लेट हुआ एंड बिफोर दैट आई गॉट रिजेक्टेड, तो उस केस में क्या करना चाहिए? तो यार अगर आप वेट कर रहे हो कि आज आपको जॉब चाहिए और आप आज एचआर को ढूंढोगे और आज आप रिक्वेस्ट भेजोगे और वो 10 मिनट में एक्सेप्ट कर लेगा आपकी रिक्वेस्ट, जब उनको हजारों रिक्वेस्ट आ रही है, तो फिर यू आर वेरी लेट इन द जर्नी। अगर आप ये चीज तब कर रहे हो जब आप जॉब नहीं ढूंढ रहे हो, कि आप लिंक्डइन पे थोड़ा सा रोज कंटेंट लिख रहे हो, थोड़ा सा लोगों के साथ नेटवर्किंग कर रहे हो, एचआर जब पोस्ट डाल रहे हैं और चीज़ों की, उन पोस्ट पे थोड़ा सा एंगेज कर रहे हो, तो आप अगर वेट कर रहे हो कि मुझे आज जॉब चाहिए और मैं एचआर को रिक्वेस्ट भेजूंगा और वो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके इंटरव्यू कर लेगा, तो वो नहीं वर्क करता।
वो आपका तभी वर्क करने वाला है जब आपका पहले से उनके साथ कोई कनेक्शन हो, आइदर थ्रू, मतलब वो आपको अगर नोटिस कर चुके हैं पहले, देन दे आर गोइंग टू वर्क आउट। सिर्फ अगर आप आउट ऑफ द ब्लू उनको मैसेज करने वाले, तो ऐसे मैसेज करने वाले हजारों लोग हैं, तो वो तो वर्क करेगा ही नहीं। तो इट कांट बी ऑन द डे यू नीड हेल्प, इट हैज टू बी प्री मेडिटेटेड, वो पहले से बिल्डअप करना पड़ेगा चीज। ओके सर। यू नो, क्योंकि या एचआर को भी, जो आप ये सोचो ना कि जैसे अगर अगर कोई रिक्रूटर जो 5 साल से काम करता है किसी अच्छी कंपनी में, और वो लिंक्डइन अगर एक्टिवली यूज करता है, तो उनके आप देखोगे कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख फॉलोअर्स भी होंगे। हाँ हाँ वो फॉलोअर्स इसलिए होते हैं क्योंकि whenever you try to send a connection request, लिंक्डइन ऑटोमेटिकली आपको उनका फॉलोअर बना देता है। ठीक है, तो इट्स नॉट दैट कि, तो रिक्रूटर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनके 1.5, 1.5, 2 लाख फॉलोअर्स हैं, क्योंकि दे एक्टिवली यूज लिंक्डइन फॉर सोर्सिंग कैंडिडेट्स। तो पीपल ट्राई टू रीच आउट टू देम, दे सेंड कनेक्शन रिक्वेस्ट, पर उनकी जो कनेक्शन रिक्वेस्ट वाला जो टैब होता है, वहां पे प्रॉब्ली 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं, तो वो उसको नहीं देखने वाले हैं। दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ वे इन, इफ इट इज सो बिग अ पूल। तो आपको वो कहीं और से ढूंढना है। तो कोल्ड मैसेजिंग को लोग समझते हैं कि बस डीएमएस कोल्ड मैसेजिंग, उससे थोड़ा सा बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। कि जैसे जैसे ओरेकल में अगर कोई रोल है, हम्म, अगर आप सिर्फ ओरेकल के रिक्रूटर को ही टारगेट कर रहे हो रोल के लिए, तो फिर आप बहुत ही शॉर्ट साइटेड तरीके से कर रहे हो। ओरेकल में हजारों लोग काम करते हैं। ओरेकल में लोग, मतलब एक बहुत सिंपल सी चीज है कि जैसे टॉपमेट है, या टॉपमेट पे लोग 2,000, 3,000, 5,000 लेके कंसल्टिंग करते हैं, आपको गाइड करते हैं कैसे करियर में ग्रो करना है, डेटा एनालिटिक्स के इंटरव्यूज कैसे करो। तो लोग वहां पर पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, वो चाहते हैं कि सब उनकी फ्री में मदद कर दें। ठीक है, पर अगर मैं 2-4 लोगों से सेशंस करूं, उनसे थोड़े से डिस्कशंस करूं, एक्चुअली काम की चीजें समझूं, फिर जब उनकी कंपनी में इंटरव्यूज रोल्स आएंगे, तो वो मेरे को क्लियरली रेफर करेंगे। क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि, मतलब मुझे बहुत सारे लोग डीएम करते हैं कि क्या आपकी कंपनी में कोई जॉब है। मतलब वो इतना भी एफर्ट नहीं करना चाहते कि देख लें कौन सी जॉब्स हैं कि जिनके लिए वो हाँ, एक अवेलेबल है। स्पेसिफिक मैसेज भी हाँ, स्पेसिफिक बहुत सारे होते हैं। हाँ, तो मैं क्यों हेल्प करूंगा उनकी, और मैं क्यों उनको रेफर करूंगा जब मैं उनको जानता भी नहीं, ना उन्होंने अपने मतलब लोग कोई एफर्ट नहीं लेना चाहते और चाहते हैं कि दुनिया उनकी हेल्प करे, तो ये तो फिर इसमें ये वर्क ही नहीं करेगी चीज। वो ये व्यू लेके आते हैं कि आपको कुछ अच्छा करना है इसलिए आप मेरी हेल्प कर दोगे। ये किसी किसी के पास इतना टाइम नहीं है करने के लिए। ओके, एक और मेरा क्वेश्चन था कि जब आप किसी भी पर्सन को अपनी कंपनी में रेफर करते हो, तो क्या यू गेट एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दैट और? हाँ, ओके most companies have a referral bonus ओके that people get, but they get that bonus जब, जैसे अगर मैंने आपको रेफर किया, आपके इंटरव्यूज हुए, आप हायर हो गए, ज्वाइन किया, फिर ज्वाइनिंग के 3 या 6 महीने बाद जाके वो बोनस मिलता है लोगों को। तो ओके इट्स नॉट इमीडिएट। बट एक और चीज़ होती है जो लोगों को पता नहीं होता है, कि अगर मैं आपको रेफर करता हूँ और रिक्रूटर ने आपको कॉल किया और आप बहुत ही बुरे कैंडिडेट निकले, फिर मेरे फ्यूचर रेफरेंस को रिक्रूटर इग्नोर कर देगा। ओके तो ये लोगों को लगता है कि रेफरल एक फ्री फंड की तरह है, कि अगर मैं महीने के 20 कर सकता हूँ तो मैं 20 करता जाऊँ, दैट डजेंट मैटर कि वो अच्छा है या नहीं। तो इट वर्क्स टू वेज। या क्योंकि रिक्रूटर को भी, अगर मैं आपको रेफर करूँ और आप हायर हो जाओ, तो जब मैं फ्यूचर में किसी को रेफर करूंगा, तो रिक्रूटर उसको बहुत वैल्यू करेगा, क्योंकि उनका टाइम सेव हो रहा है, मैं एक्चुअली अच्छा कैंडिडेट ढूंढ के दे रहा हूँ। मतलब वो बोनस मेरे को अच्छा कैंडिडेट ढूंढने के लिए मिल रहा मिल है। रहा है, एक तरह इट्स से मिल रहा नॉट जस्ट कि मैंने सिस्टम है और मैंने डाल दिया तो मुझे मिल जाएगा, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। है। ओके सर। सो एज यू नो दैट अभी एआई की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। और व्हाट आर द चेंजेस एक एचआर के पर्सपेक्टिव से भी चेंज हो रही है, बिकॉज आई हैव अ कॉन्वर्सेशन विद अ पर्सन जिनका जो स्टार्टअप है पूरा इसी चीज़ पे ट्राई टू हायर एंड टू एंड पर्सन विदाउट बीइंग इन एचआर। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू एचआर को भी चीज़ें सीखनी तो आप चाहिए एटलीस्ट? तो आप कह रहे हो कि बेसिकली एआई सॉफ्टवेयर जो आपका पूरा एंड टू एंड हायरिंग मैनेज मैनेज या कर लेगा। ऑलमोस्ट ठीक, यू ऑलमोस्ट। जस्ट नीड द पर्सन्स रिज्यूमे एंड दैट्स ऑल। तो मतलब आप कह रहे हो कि इसमें फिर रिक्रूटर की क्या वैल्यू हाँ बचेगी, ये दैट्स योर क्वेश्चन। हाँ, द हाँ, क्वेश्चन इज क्योंकि रिक्रूटर की भी जॉब है, ही आल्सो फैमिली, तो उसके पर्सपेक्टिव में उसे क्या चीज़ें करनी चाहिए? तो देखिए, मतलब क्योंकि अगर आपका सारा कुछ एआई से हो गया, जो कि हो सकता है, मतलब देयर इज नो रीजन टू से कि नहीं हो सकता। वीडियो वीडियो कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छे होते हैं एआई से, आप आंसर दो, वो कॉन्टेक्स्ट से सब कुछ समझ सकता है। आई थिंक द ओनली थिंग इट कैन नॉट डू इज, अगर वो ऑफ स्क्रिप्ट कुछ चला जाए,
if the candidate talks something that an LLM cannot decide, that an AI agent cannot decide, तो वहां पर रिक्रूटर की वैल्यू आएगी। रिक्रूटर की वैल्यू वो सिस्टम को कैसे यूज करना है टू फाइंड बेस्ट कैंडिडेट्स, उसमें फिर रिक्रूटर का वैल्यू ऐड बचेगा। क्योंकि जो सारा प्रोसेस उसके अंदर वो था, बिजी वर्क था, कि आपने लिंक्डइन पे गए, कीवर्ड डाला, कीवर्ड से 50 लोग आए, 50 लोगों में से 5 को शॉर्टलिस्ट किया, उनके साथ मीटिंग शेड्यूल की, उनसे क्वेश्चंस पूछे, ये सारे में वैल्यू नहीं है। पर ये सारे को रिव्यू करके जो आप डिसाइड कर रहे हो, उसमें आपकी वैल्यू बचेगी अभी भी रिक्रूट एज अ रिक्रूटर। तो जो आपका बिजी रखने वाला काम था वो आउटसोर्स हो जाएगा। पर अब इसका एक बेनिफिट क्या होगा कि पहले रिक्रूटर्स के पास भी लिमिट थी कि वो एक दिन में 5 लोगों को ही कॉल करके डिस्कशन कर सकते हैं। तो अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया तो वो 5 को शॉर्टलिस्ट करते थे, 5 में से देखते थे कौन अच्छा है, अगर नहीं मिला तो नेक्स्ट 5 पे जाते थे। पर अगर सब कुछ एआई मैनेज करने वाला है तो रिक्रूटर के पास लग्जरी है कि वो 100 में से 50 लोगों को इंटरव्यू कर ले, इनिशियल स्क्रीनिंग जो करनी है। तो उनके पास बेटर कैंडिडेट ढूंढने का ऑप्शन बच गया है। अगर वो उस माइंडसेट से उसको अप्रोच करेंगे कि वहां पर वो वैल्यू ऐड देने वाले हैं कि उनका बिजी काम कम हो गया है, पर जो वो एक्चुअल वैल्यू दे सकते थे कि एआई के आउटपुट से वो कैसे गेज करें कि कौन सा कैंडिडेट बेटर है, और सच में अपनी वैल्यू दिखाएं कि उनको अंडरस्टैंडिंग है कि जॉब में क्या चाहिए, तो फिर उनके लिए स्कोप बढ़ जाएगा। क्योंकि कंपनीज को भी फिर पहले, क्योंकि चांस भी बहुत सारा होता था, कई बार बहुत बैड हायर्स भी होते हैं, क्योंकि आप सिर्फ रेज्यूमे पे जा रहे हो, इंटरव्यू लोग प्रेप करके आगे उस पे जा रहे हो, तो वहां पर उनकी वैल्यू आएगी। पर देर इज नो डाउट टू से कि रिक्रूटिंग में भी जॉब्स कट आएंगे, क्योंकि अगर काम ऑटोमेट हो सकता है तो आपको उतने रिक्रूटर्स नहीं चाहिए, क्योंकि आपको उतने लोग ही नहीं चाहिए बार बार फोन कॉल करने के लिए, बार बार ईमेल फॉलो करें। तो वो चेंज तो आएगा, देर इज नो डिनाइंग दैट। Okay, sir. I think I have done with all my questions. So, any kind of thing you want to tell to the student who are watching this? तो पहले तो आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू कि आपको, बिफोर आई टेल टू द ऑडियंस, कि आपको पॉडकास्ट शुरू करने का वो क्यों था, कहाँ से इंस्पिरेशन आई, ये सर, मुझे जानना है पहले। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज में होते हैं और व्हाट एग्जैक्टली इंडस्ट्री को चाहिए, वो जो फैकल्टी होती है नहीं बता पाती है, या तो इतना सीरियसली स्टूडेंट नहीं लेते हैं। बट एक जो पर्सन है जो ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहा है, वो अच्छी तरह से बता सकता है स्टूडेंट को। बिकॉज जब ये इंसान किसी भी कंपनी में जाता है, ही बीइंग अ ह्यूमन, ही ऑल्सो वांट कि जो मैंने गलतियां करी है, आई डोंट वांट कि जो मेरे जूनियर्स है या जो मेरे भाई बहन है जो मेरे से रिलेटेड है, वो एटलीस्ट वो मिस्टेक ना करे। आई गेस वही मेरा मोटिवेशन था, टू पास चलो ऑन द ये तो वॉट एवर बहुत, द मिस्टेक्स नहीं दैट आई हैव ठीक है, डन। बिल्कुल बढ़िया, ये तो काफी अच्छा वो है, काफी अच्छा डायरेक्शन है जिसमें आप जा रहे हो, वेरी। तो यार स्टूडेंट्स के लिए मेरा मेन चीज ये है कि देखो, अब मतलब स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से मुझे समझ आता है कि आप कॉलेज में फीस भरते हो बहुत सारी, कॉलेजेस की फीस भी काफी महंगी हो गई, 4-5 लाख 10 लाख तक भी लोग भरते हैं। पर फिर एक जो मुझे गलती दिखती है कि वो स्टूडेंट्स कॉलेज फीस भर देंगे, वो बाहर इधर उधर खाने पे पैसे उड़ा देंगे, पर अगर उनको आप बोलो कि आपको एक मेंटरिंग सेशन के लिए 500 रुपये देने हैं, उसमें वो कहते हैं कि ये बहुत महंगा है, हमें फ्री में चाहिए। तो वो कहाँ, मतलब एक चीज जिनसे उनकी जॉब लग सकती है वहां वो पैसे नहीं लगाना चाहते, वो बाकी हर चीज में पैसे लगाना चाहते हैं। कि आपने कॉलेज को 10 लाख दे दिए जिससे इंटरव्यू नहीं हो पा रहा, कोई आपको ऑनलाइन कह रहा है कि 500 रुपये का मेंटरिंग सेशन ज्वाइन कर लो, वहां वो कहते हैं कि बहुत महंगा है या इसमें डिस्काउंट दे दो। तो ये थोड़ा सा एक माइंडसेट मुझे लगता है, मतलब उसमें भी आई अंडरस्टैंड वाई दैट इज द केस, कि बहुत लोग बेवकूफी बनाते हैं हाँ कि सर, आप ट्रस्ट नहीं कर क्योंकि सकते हो। अभी हाँ फिलहाल, क्योंकि अगर आप लिंक्डइन को बहुत देखेंगे तो मैंने बहुत सारी जो पोस्ट देखी है रिगार्डिंग द जॉब्स, दे आर जस्ट, आई गेस, नथिंग व्हेन यू जस्ट गेट हाँ इनटू द हाँ, प्रोफाइल। यस। तो बट इस वजह से पर ट्रस्ट अगर, इश्यूज होते हाँ, होते हैं। नहीं नहीं, वो बिल्कुल मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, पर अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो कि आपको कोई सच में हेल्प करेगा जिससे आपकी जॉब लग जाएगी और वो फ्री में करेगा, ये माइंडसेट कहीं ये हेल्प नहीं करने वाला। ये मैं मतलब ये स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना, और मैंने भी बहुत लोगों को पैसे दिए जहां मुझे कुछ काम का नहीं मिला, बट दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। यस सर, आई तो थिंक। ये एक्सपेक्ट करना है कि आपको फ्री में सब कुछ मिल जाएगा जिससे एक्चुअली आपका काम हो जाएगा, वो मेंटालिटी की वजह से फिर उनका काम टाइम और वेस्ट होता है बस। तो ये एक चीज उनको समझनी चाहिए। और दूसरा उनको एक चीज और क्लियर करनी पड़ेगी कि मतलब जो काफी सारी चीजों पे आपने टच किया है कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, थोड़ी सी ऑनलाइन प्रेजेंस हो, थोड़ा सा अपने आप को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, लैंग्वेज पे थोड़ी कमांड हो। तो मैं इंजीनियर हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, मुझे प्रोग्रामिंग आती है, इज नॉट इनफ एनी मोर। ये उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देर इज नो इजी वे टू गो अराउंड दिस, कि आपकी कम्युनिकेशन इज योर नंबर वन स्किल, योर कंप्यूटर साइंस स्किल्स आर सेकेंडरी नाउ। ये एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ेगा। अगर ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनकी, ऐसा नहीं कि इससे जॉब लग जाएगी, पर जॉब की जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। पर अगर ये नहीं मानने वाले तो फिर वो चलती ही रहेगी जर्नी, वो जॉब सर्च ही चलती रहेगी, उसका देर इज नो वे आउट।
और एक और चीज ये कि एआई के टूल्स बहुत सारे आ गए हैं। एआई यूज करके, मतलब एआई यूज करना इज नॉट अ प्रोफिशिएंसी, ये आपको दिमाग में क्लियर करना पड़ेगा कि मैं क्लॉड यूज करता हूँ या मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ, उससे मैं प्रेजेंटेशन बना लेता हूँ, दैट इज नॉट अ हायरेबल स्किल स्टिल। मतलब आपको कोई इसके पैसे नहीं देने वाला है कि बहुत सारे रिज्यूमेज में लोग वो दिखाते हैं कि मैंने एआई की ये कोर्सेज किए, मैंने यस ये बना लिया, मतलब क्योंकि वो बनाना कोई भी बना सकता है, तो उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं करने वाले हो। तो ये थोड़ा सा सोच के उनको करना पड़ेगा कि अगर आप एक इंजीनियर हो तो आपको जो बेसिक्स हैं आपके, कि डीएसए है, सिस्टम डिजाइन है, सिस्टम्स एक्चुअली कैसे वर्क करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है, डेटा एनालिसिस में डेटा क्यों एनालाइज करना है, क्या बिजनेस प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करता है, वो अभी भी वैल्यूएबल है स्किल। डेटा एनालाइज करना बिल्कुल भी वैल्यूएबल स्किल नहीं है। वो मैं अगर एक, मतलब 1000 GB की भी फाइल कहीं पे अपलोड कर दूं और पावर बीआई को, टैबलो को, डेटाब्रिक्स में, सब में हर जगह एजेंट्स हैं, उनको बोलूं वो बहुत 10 मिनट में सब कुछ एनालाइज करके मुझे दे देंगे, तो डेटा एनालाइज करने में कोई स्किल नहीं बची है। वो डेटा एनालाइज क्यों करते हैं, बिजनेस मतलब बिजनेस वैल्यू क्या है जो आप काम कर रहे हो उसकी, कि इससे कस्टमर क्यों पैसे देगा, वो आपको और सोचना शुरू करना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट, जो कि लोगों को 5 साल बाद करना पड़ता था करियर में, वो अब सैडली स्टूडेंट्स को पहले से करना पहले से पड़ेगा। करना पड़ेगा। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग। आई गेस हाँ, अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में हो तो आई गेस उन्हें प्रूफ ऑफ वर्क होना चाहिए। देयर इज यस, नथिंग कि आपने रिज्यूमे में लिख दिया कि आपने एक्स वाई जेड बनाया है, और अगर आप उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो एचआर के लिए कोई मतलब का ही नहीं है। क्योंकि एचआर के पास कोई शॉर्टेज, कोई कमी नहीं है ना, कमी लोगों की नहीं है, भरे दैट इज हुए हैं, द हजारों मेन में है पॉइंट। स्टूडेंट। सो थैंक यू क्योंकि विक्स। या एक और चीज, हाँ, कि जैसे अगर आप 100 लोग अप्लाई करते हैं एक रोल के लिए, 100 में से 3 या 4 को इंटरव्यू कॉल आता है, ठीक है, और उसमें से फिर 1 या 2 सिलेक्ट होते हैं, तो आपका पहले जो प्रोबेबिलिटी है वो 3% है ऑफ गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड, फिर आपकी प्रोबेबिलिटी 50% हो जाती है। तो अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ गया, उसको वेस्ट मत करो, ये बहुत क्रिटिकल चीज है, लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं कि एक इंटरव्यू कॉल आ गया तो उनको लगता है और भी आ जाएंगे, बहुत चैलेंजिंग है। तो वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कोई इंटरव्यू के लिए बुला रहा है तो उन्होंने 100 लोगों में से सोचा है कि ये सूटेबल है। अब आप अगर उसको मिस करने वाले हो तो दोबारा 100 में से 3 में शॉर्टलिस्ट होना इज अ वेरी हार्ड थिंग टू डू। तो प्रेपरेशन बहुत जरूरी है उस स्टेज में जब आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, उसको लाइटली मत लो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती जा रही है मार्केट में। यस, बस यही सारी चीजें थी। ओके सर, थैंक यू फॉर योर, आई गेस जो भी ये एपिसोड देखेगा ही जी, और शी विल लर्न अ लॉट। सो थैंक यू विक्स बिल्कुल। सर। चलिए, थैंक यू जी, नाइस टॉकिंग टू यू। सी यू।